Hello students, very good morning. Welcome to my channel PrepG Chemistry. In this video session we are going to start a new chapter, Chemical Kinetics. So let us start Chemical Kinetics. This Chemical Kinetics. देखो इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे या यूं समझ लीजिए कि हम लोग स्पीड ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे. ओके, देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है इससे हमें फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस के बारे में पता चलता है. जैसे हम लोग सिंपली अगर बात करें तो हमें ये पता चलता है डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो हमारा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा. लेकिन इस प्रोसेस से हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि कोई रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है उसका स्पीड क्या होगा, हाउ फास्ट इट इज और हाउ स्लो इट इज, यानी ये कितना तेजी से होगा या कितना स्लोअर रेट से धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करेगा. ये चीज हमें केमिकल काइनेटिक्स में मिलेगा. इसका इंफॉर्मेशन जो है हमें थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलता है. ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन की फिजिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, उसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा. लेकिन कोई रिएक्शन जो है किस स्पीड से प्रोसीड कर रहा है, रिएक्टेंट कितनी तेजी से उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है या फिर प्रोडक्ट जो है कितने फास्टर रेट से प्रिपेयर हो रहा है, इनका इंफॉर्मेशन जो है हमें केमिकल काइनेटिक्स से मिलता है. तो इस तरह से केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction and the factors which influences the rate of reaction. यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है स्पेशली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई रिएक्शन जो है उसका स्पीड, उसका रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो कितनी तेजी से हो रहा है, कितनी तेजी से उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, उसका कंप्लीशन कब होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हमें केमिकल काइनेटिक्स से मिलता है. इन सब का इंफॉर्मेशन जो है हमें थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलता है. ठीक है, चलो तो यहाँ देखते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. जैसे हम लोग एक सिंपल रिएक्शन कंसिडर करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो अब ये जो रिएक्शन है ये आपको अलग अलग स्पीड से हो सकता है. हो सकता है कि ये वेरी फास्ट रिएक्शन हो सकता है कि ये रिएक्शन जो है बहुत स्लो हो सकता है कि ये मॉडरेटली चले. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. पहला होता है फास्ट रिएक्शन, अदर वेरी फास्ट रिएक्शन. तो देखो फास्ट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन स्पीड इज वेरी फास्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड इज वेरी फास्ट. और ये इतना फास्ट होता है कि हम लोग इनका स्टडी नहीं कर सकते, हम लोग इनके रेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप रिएक्टेंट्स को रखोगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा विद इन फ्रैक्शन के टाइम में. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं they proceed at a very fast reaction. Ionic reactions are very fast. ये बहुत फास्ट स्पीड से प्रोसीड होते हैं. जैसे अगर हम लोग बात करें NaOH एंड HCl, तो ये आयनिक रिएक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं स्लोअर रिएक्शन और स्लो रिएक्शन.
अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि ये रिएक्शन वेरी 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 स्लो है, मतलब आप उसको फील भी नहीं कर पाओगे कि रिएक्शन भी हो रहा है या कभी रिएक्शन हुआ था, लेकिन अचानक से कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ केमिकल चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। तो ये बहुत ही स्लो रेट से चल रहा है। जैसे अगर हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये बहुत ही स्लोअर रेट से होता है। ठीक है, ये ईयर मंथ्स इतने टाइम लेता है तब जाकर के थोड़ा सा रस्ट का फॉर्मेशन होता है, बहुत टाइम के बाद रस्टिंग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो है ये बहुत ही स्लोअर रेट है। तो देखो कंडीशन क्या होता है कि हम लोग रेट का मेजरमेंट ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए कर सकते हैं और ना ही वेरी स्लोअर रेट के लिए कर सकते हैं। तो हमारा जो तीसरा टाइप होता है वो होता है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये ना तो बहुत तेज होता है और ना ही बहुत स्लो होता है। इट इज नाइदर very fast nor very slow। तो अब यहां कंडीशन क्या हो गया कि ये रिएक्शन जो है ना तो बहुत तेज होता है और ना ही बहुत स्लो होता है, तो हम लोग इनके रेट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वी मेजर the rate of reaction generally of moderate reactions। यानी कि वो जो मॉडरेटली स्पीड से चल रहे हैं, ना तो बहुत तेज चल रहे हैं और ना ही बहुत स्लो चल रहे हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस के रेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो यहां देखो रेट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली रिएक्शंस जो होते हैं इसमें चेंजेस क्या होते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में हम लोगों ने देखा है कि पहले क्या होता है, कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। यानी कि यहां पे कंडीशन क्या हो गया कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से हमारा क्या हो गया, द चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant per unit time is called rate of reaction। यानी कि यहां पे कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। जैसे हम लोग एक जनरलाइज इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है और ये कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक जनरल रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इनिशियली क्या करें, कंसंट्रेशन जो है ए का कंसीडर करें कि कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो इज ए नॉट। ओके, अब हम लोग फर्दर क्या कर रहे हैं, एट टी इक्वल्स टू टी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अब ये क्या हो गया, ए टी। तो यहां से देखें हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए।
तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल हमारा 80 है, माइनस क्या है, इनिशियल A0। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या होगा, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, यानी कि ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा निगेटिव आएगा। ठीक है, अब हम लोग टाइम इंटरवल देखें तो हम लोग यहाँ पे टाइम देख रहे हैं तो चेंजिंग टाइम डेल्टा टी। तो ये क्या हो रहा है, ये t माइनस नॉट हो रहा है, यानी कि t हो रहा है। तो यहां से हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज रेट, यानी कि अब हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन का एवरेज रेट। तो यहाँ कंडीशन क्या हो गया कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहां ध्यान से देखो तो A तो हमारा निगेटिव है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखो ये क्या हो गया, हमारा रेट जो है पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमारा डेल्टा A क्या था, निगेटिव था। तो अब यहाँ पे ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो यहां से क्या कर रहा है, द निगेटिव साइन represents the decrease in concentration of reactant, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। अब थोड़ा हम लोग देखें प्रोडक्ट के लिए, तो देखो तो इनिशियली जब t इक्वल्स टू 0 था तो हमारा प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं था, ये क्या था, 0, क्योंकि जब आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं बनता है। अब एट टाइम t इक्वल्स टू t, अब टाइम t पे क्या हो गया, हमारा कुछ प्रोडक्ट बना। तो यहां भी हमारे पास क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट एट टाइम t माइनस प्रोडक्ट एट इनिशियल टाइम। तो यहां से हमें क्या दे देगा, p माइनस नॉट, यानी कि ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो हम लोग यहां से भी रेट कर सकते हैं, रेट एक्चुअली एवरेज रेट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा p अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम इंटरवल हम लोग डेल्टा t ले रहे हैं, तो डेल्टा t। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि प्रोडक्ट जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से क्या हो रहा है, दी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट with positive sign, so the increase in concentration of प्रोडक्ट, यानी कि अब यहां से हम लोग देखें तो ये एक्चुअल में ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि किस रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये टर्म जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस स्पीड से, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट में निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेंगे जो ये शो करेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट में ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट is equals to the rate of the decrement in the concentration of the what reactant are equal।
तो यहां से अब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए क्या हो गया, सेम हो गया। ये एक्चुअली इक्वल होता है क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल, यानी रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, अदर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस डेल्टा द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए अपॉन डेल्टा टी एंड इट इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज रेट हो गया। एवरेज यानी कि फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए इनको नोट कीजिए। तो हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। पहले नोट कीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। तो देखो एवरेज रेट एक्चुअली क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां हम लोग देखें ग्राफ, तो यह है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। यहां पे देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो अब यहां हम लोग इस ग्राफ में देखें तो देखो एक्चुअल क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जब प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन जब प्रोसीड हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि हम लोगों ने एक टाइम सेलेक्ट किया है, टाइम इंटरवल टी इनिशियल एंड फाइनल। हम लोग जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बीच का कोई एक टाइम इंटरवल ले रहे हैं। वहां पे टी इनिशियल पे कंसंट्रेशन जो है आर इनिशियल है और टी फाइनल पे कंसंट्रेशन जो है आर फाइनल है। तो अब यहाँ पे इसके लिए रेट क्या होगा, तो रेट वही है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन द टाइम इंटरवल। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये लोअर है और ये हायर है। यहां से देख सकते हो ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो इसका वैल्यू हाई है, इसका वैल्यू लो है। तो इनको जब हम लोग इनका लोअर टू हायर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो निगेटिव वैल्यू देगा, और इसलिए हमारा रेट क्या कर रहा है, ये आपको निगेटिव शो कर रहा है। और निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब जो डेल्टा आर जो निगेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि हमारा रेट कभी निगेटिव नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका एक सिग्निफिकेंस है। और सिग्निफिकेंस हम लोग क्या जानते हैं कि निगेटिव साइन जो है ये शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया ग्राफ। और यहां से हम लोग देख सकते हैं, इस ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे हम लोग उनका जो चेंज इन कंसंट्रेशन है उसको फाइंड करके और रेट निकाल सकते हैं, जो हमारा क्या है, एवरेज रेट है। ये हमारा क्या है, एवरेज रेट है। ठीक है, अब आ जाओ फॉर प्रोडक्ट। तो यहां भी हम लोगों ने क्या किया है, रेट फाइंड किया है। तो देखो यहां से भी हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली हमारा ग्राफ जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी कि कर्व जो है इंक्रीज कर रहा है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहां हम लोग देखें इनिशियल जो है टाइम टी इनिशियल के लिए कंसंट्रेशन पी इनिशियल है और टी फाइनल के लिए कंसंट्रेशन टी फाइनल है। अब हम लोग फिर इनके लिए क्या कर रहे हैं, रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एवरेज रेट आ रहा है, एवरेज रेट वो देखें तो फाइनल माइनस, सॉरी इट इज रॉन्ग, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल। और तब ये वैल्यू क्या आएगा, तो ये पॉजिटिव देगा, इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव साइन लिखा है। एक्चुअली साइन यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव लिखने का मतलब ये है कि हमारा रेट हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव साइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव साइन, सो द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एवरेज। अब इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो
इसका मतलब समझिए इंस्टेंटेनियस का, जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे एक्चुअली जो हम लोग एवरेज रेट निकाल रहे हैं या रेट लिख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम इंटरवल देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लार्ज टाइम इंटरवल है। अगर मान लो कि हम लोगों ने ये लार्जर टाइम इंटरवल ना लेकर के T1 इनिशियल से जस्ट यहीं पे ले लिया होता है, एक वेरी 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 स्मॉल टाइम, यानी कि T इनिशियल से थोड़ा सा फ्रैक्शन 0.001 सेकेंड के टाइम पे या 0.00, तो अब कंडीशन क्या हो गया कि जस्ट यहीं पे जब अवेलेबल है तब हमारा रेट क्या होगा, चेंज ऑफ रेट तो नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तो हमारा सेम हो जाएगा। तो उस कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टर्म और ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि अब हमारा जो टाइम इंटरवल है ये वेरी 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 स्मॉल है, और तब हम लोग इस रेट को बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। दैट मीन्स व्हेन द टाइम इंटरवल is very small, the rate calculated at that time is called what, instantaneous rate। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखते हैं, माइनस डी का चेंज इन कंसंट्रेशन, तो डी आर अपॉन डी टी, और ये हमारा क्या जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो इसका ग्राफ जब हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, यानी कि अब हमारा जो रेट है, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हैं, और जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रेट होगा वो अब इंटरवल से नहीं मिलेगा, अब वो क्या मिलेगा, तो वो हम लोग को स्लोप फाइंड करना होगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्लोप होगा इसका, दैट विल बी दी रेट। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो कि हमारा टाइम t है, तो यहाँ पे जो टाइम t पे मिल रहा है वो हमारा क्या है, तो हम लोग जब भी इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, हम लोग उस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है स्लोप ऑफ दी कर्व के, और हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ कर्व जो होता है वो क्या होता है, tan ऑफ थीटा होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही हम लोग tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये रिएक्शन के रिएक्टेंट के लिए है, तो हम लोग प्रोडक्ट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, और वहां पे प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग सेम क्राइटेरिया देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग सेम क्राइटेरिया देंगे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जो हमारा स्लोप होगा, ये जो स्लोप है इस पॉइंट पे, तो ये हमें क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, टाइम, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। तो इसके बिहाफ पे, इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग जब डी आर अपॉन डी टी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। ठीक वैसे ही हम लोग क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू प्लस डी पी अपॉन डी टी। तो अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट अ वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग क्या करेंगे, स्लोप को फाइंड करेंगे, और स्लोप को फाइंड करके क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कीजिए। तो फिर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उससे क्या चेंज होता है, चलिए इनको नोट कीजिए। द नेक्स्ट टॉपिक, रेट in terms of stoichiometric coefficient। तो अब यहाँ पे हम लोग रेट देखेंगे कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, अल्फा ए बीटा बी एंड फॉर्म गामा सी एंड डेल्टा डी। तो यहां हम लोगों ने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिया है।
तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो रेट जो है आपको ध्यान रखना है कि रेट जो है ये इक्वल होता है, देखिए यहाँ पे ये रिएक्टेंट है तो -1/अल्फा dA अपॉन dt। हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, अगर आपको एवरेज लेना है तो आप इसकी जगह पे एवरेज ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए -1/बीटा dB अपॉन dt। ठीक है, सही 1/गामा dC अपॉन dt एंड प्लस 1/डेल्टा d अपॉन dt। तो ये हो जाता है हमारा रेट, यानी कि ये जो कॉफिशिएंट्स हैं इनसे आपको डिवाइड करना पड़ता है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं N2 प्लस 3H2 एंड इट विल फॉर्म 2NH3। यहां थोड़ा आप ध्यान से समझो और ध्यान से देखो। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ disappearance ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या देगा, तो ये देगा -dN2 अपॉन dt। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग H2 की बात करेंगे तो क्या देगा, -dH2 अपॉन dt। एंड फिर हम लोग अगर बात करें रेट ऑफ appearance of product that is NH3। तो NH3 किस रेट से फॉर्म कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस dNH3 अपॉन dt। लेकिन जब हम लोग रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे डिफरेंटली होता है। देखो यहां पे एक्चुअल क्या होता है, यहां ध्यान से देखो N2 और 3H2। तो यहां हम लोग देखें 1 मोल ऑफ N2 combines with 3 मोल ऑफ H2। यानी कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 मोल अगर N2 कंज्यूम हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में 3 मोल क्या हो रहा है, H2 कंज्यूम हो रहा है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से क्या होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 is 3 times the rate of consumption of N2। यानी कि यहां से क्या हो गया, -dH2 अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो गया, -3 इंटू dN2 अपॉन dt। तो यहां से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल्स टू -dN2 अपॉन dt। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करें N2 और NH3 के लिए। तो अब देखो 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस जो है NH3 का इसके रिस्पेक्ट में डबल्ड है। तो देखो यहां से क्या हो गया, द रेट ऑफ appearance of NH3 is 2 times the rate of disappearance of N2। यानी कि अब ये डबल रेट से क्या हो रहा है, N2 के डबल रेट से फॉर्म हो रहा है। तो अब यहां से हमारा रिलेशन क्या हो गया, -dN2 अपॉन dt और यहां पे क्या हो गया 2 टाइम्स इक्वल्स टू प्लस dNH3 अपॉन dt। तो अब यहां से देखो ये जाकर के फिर से इधर डिवाइड हो जाएगा और हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, -dN2 अपॉन dt
और ये हो गया 1/2 पॉजिटिव 1/2 dNH3 अपॉन dt। तो एक्चुअल में इनका अलग अलग कोफिशिएंट होने से इनके रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग अलग हो जाते हैं। अब देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो दोनों N2 है दोनों साइड में -N2, तो हम लोग देखें कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, -dN2 अपॉन dt -1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस 1/2 dNH3। तो ये कंडीशन हो जाता है अपॉन dt, तो ये कंडीशन हो जाता है और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है। तो आपको हर एक इक्वेशन के लिए ऐसा ही लेना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, तो हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम लोग देखें केमिकल रिएक्शन BrO3 माइनस Br माइनस और 6H प्लस, ये कन्वर्ट हो रहा है Br2 में और H2O में। तो यहां से हम लोग देखें तो यहां से हमें क्या दे रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ BrO5 माइनस BrO3 माइनस, ये इक्वल होगा माइनस डी BrO3 माइनस चलिए ब्रोमेट आयन अपॉन dt। फिर से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन माइनस डी Br माइनस अपॉन dt। फिर देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन माइनस DH प्लस अपॉन dt। यहां से आ जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन dBr2 upon dt and rate of appearance of H2O क्या हो जाएगा, dH2O अपॉन dt। अब इनमें आप प्लस लगा दो, तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हो गया। लेकिन जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ये होगा माइनस BrO3 माइनस अपॉन dt इक्वल्स टू 1/5 dBr माइनस अपॉन dt 1/6 DH प्लस अपॉन dt। माइनस लगा दो क्योंकि ये भी रिएक्टेंट साइड है, माइनस लगाओ, ये भी रिएक्टेंट साइड है, इक्वल्स टू प्लस अब प्रोडक्ट साइड 1/3 dBr2 अपॉन dt एंड 1/3 यहां प्लस होगा dH2O अपॉन dt। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब इस तरह से आप किसी एक पर्टिकुलर को फाइंड करना है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कीजिए, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस जो है, जैसे Br माइनस के लिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब मिलेगा, H प्लस के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों का आपस में वैल्यू दिया हुआ है तो 6/5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें चेंजेस ला करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास PCl5 है, डिसोसिएट हो रहा है, तो ये क्या देगा, PCl3 देगा एंड Cl2 देगा। तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5, तो ये क्या हो गया अपॉन dt इक्वल हो जाएगा और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड ये इक्वल हो जाएगा Cl2 के। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, इन सब का कोफिशिएंट 1 है, तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है। चलो इसको नोट करो, तो हम लोग रेट लॉ देखते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो इसको नोट करो।
तो अब हम लोग देखते हैं रेट लॉ। देखो रेट लॉ जो है ये सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, रेट इक्वेशन को, रेट लॉ को हम लोग इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है ए बी, अल्फा ए बीटा बी, और ये मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब यहां से डिफाइन होता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन है रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोगों ने ये लॉ दिया है, ये रेट लिखा है, दैट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहां से क्या हो गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of reactants, product of concentration of reactants raised to the power of their coefficient। तो इसके बेसिस पे ये हमारा रहता है रेट एक्सप्रेशन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अल्फा एंड बी बीटा। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आता है वो आता है आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। तो ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है। यहाँ पे अल्फा और बीटा हो सकता है कि किसी इक्वेशन में, किसी रिएक्शन में, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में इक्वल हो जाए, बट ये इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इट मे और मे नॉट इक्वल टू अल्फा और बी एक्स। अल्फा और एक्स जो है ये इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट से लिखते हैं, ये वैल्यू हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। यहां पे क्या हो रहा है, रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां से R इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इंटू A टू द पावर X इंटू B टू द पावर Y, और इस तरह से ये हमारा फाइनल रेट एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जहां K क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, और रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो x जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू with respect to reactant A, Y order of reaction with respect to B, and X plus Y overall order of रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये थियोरेटिकल नहीं होता है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
यहाँ पे रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट जो है, जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर यूनिटी लेते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, तो रेट कांस्टेंट और रेट की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करते हैं, यूनिट लेते हैं। ठीक है, अब देखो रेट कांस्टेंट जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे या घटाओगे तो इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन रेट जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो फिर क्या होगा, रेट हाई होगा। अगर कंसंट्रेशन लोअर है तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा। ठीक है, अब देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये देखो क्या हो जाता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे मोल पर यूनिट टाइम है, तो इस तरह से ये हो जाता है रेट एक्सप्रेशन, यूनिट एंड दी रिलेशन। ठीक है, चलिए इनको नोट कर लीजिए। इस वीडियो सेशन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक यू।